गुड मॉर्निंग सभी को, जय हिंद। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? बताएं। गुड हेलो। मॉर्निंग। हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आ मेरी रही है आवाज? आवाज? जी जी जी, चलिए। स्वागत है। सबसे पहले आप सभी का ई शिक्षा संवाद चैनल में स्वागत है। ठीक है। ई शिक्षा संवाद चैनल में स्वागत है, जिसमें हम लोग एनटीए, यूजीसी नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, इन सब गुड चीजों की मॉर्निंग तैयारी सर। करते हैं। गुड मॉर्निंग। इन सब चीजों की तैयारी करते हैं। इसमें हम लोग अभी आपने हाल ही में देखा कि 2 दिन पहले, 3 दिन पहले रिजल्ट आपका आया। उस रिजल्ट के अनुसार 7 दशमलव कुछ परसेंट बच्चों को पास किया गया है। जो कि एनटीए वालों की क्या मंत्रणा थी, ऐसा कुछ पता नहीं चल पा रहा है। उन्होंने इस बार रिजल्ट परसेंटाइल कर दिया कि बच्चे जल्दी से समझ ना पाए उन सब चीजों को। ठीक है। तो यहाँ पर इन्हीं सब चीजों से रिलेटेड तैयारी हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने यूनिट, ठीक है, यूनिट फर्स्ट का सेक्शन बी पार्ट शुरू कर दिया। बी पार्ट में हम लोग आइडियलिज्म से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, आइडियलिज्म से हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है। अब आइडियलिज्म से स्टार्ट करने के बाद हम लोगों ने इसके कंसेप्ट को पढ़ लिया था। ठीक है। इसके छोटे से कंसेप्ट को पढ़ लिया कि इसका इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देख लिया कि इसका मेटाफिजिक्स क्या है, मेटाफिजिक्स क्या है, मेटाफिजिक्स से रिलेटेड जितने थिंकर्स आते हैं उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। काफी कुछ हम लोगों ने गुड इसमें पढ़ लिया मॉर्निंग था, सर। लेकिन क्योंकि थिंकर्स भी हम लोगों ने पढ़े थे ना, तो उस थिंकर्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स, कुछ चीजें थी हम लोगों के सामने, उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी वार्म अप क्लास होती है, आपको पता ही है। तो क्या उसके लिए आप लोग तैयार हैं? बताएं। यस। तैयार हो? चलो, ठीक है, अच्छी बात है। और किसी को कोई समस्या, कोई परेशानी तो नहीं है? अब एकदम कंप्लीट सब कुछ। अभी एक दो लोग और आ जाए, करते हैं। जी जी। चलिए, सबसे पहले आने का वेट हम लोग करते हैं फटाफट। 2 सेकंड। ठीक है, हो गया। ये, तो चलिए सबसे पहले इसमें डिस्कस हम लोग पहले रिवाइज कर लेते हैं कि आइडियलिज्म जो है, आइडियलिज्म के देने की बात किसने करी है? तो प्लेटो ने करी है। तो प्लेटो के आदर्शवाद को क्या कहते हैं, बताओ सभी लोग, बताइए प्लेटो के आदर्शवाद को क्या कहते हैं? प्लेटो के आदर्शवाद को उस दिन मैंने प्लूरिस्टिक। लिखाया था ऑप्शन में, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, फिनोमेनन, ऑब्जेक्टिव कहें। क्या कहेंगे? प्लूरिस्टिक, प्लूरलिस्टिक। ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव। ठीक, ऑब्जेक्टिव जी। आइडियलिज्म कहेंगे इसको, ये ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म से रिलेटेड है। हाँ। ठीक, जब ऑब्जेक्टिव आ गया तब आएगा वो सब्जेक्टिव की बात किसने करी है? इसकी बर्कले ने। ठीक, सब्जेक्टिव आइडियलिज्म की बात किसने करी है? और लोग बताओ, सभी लोग बताइए अपनी अपनी बातें। एक रिलीजियस बताया था आपने, वो अगस्त काम्टे ने। जी जी जी। और लोग बताइए। और और एक एक बौद्धिक तर्क ना, मतलब इंटेलेक्चुअलाइजेशन का था, उसे कांट ने दिया था। हम्म जिसमें उन्होंने मोनांड की बात कही थी, चित बिंदुओं की। और हम्म एब्सोल्यूट का था आपका हीगल का, जिसे आप इसको ड्यूलिस्टिक किसने भी दिया था बताए थे। सब्जेक्टिव को, अगर पूछे तो? सब्जेक्टिव आपका दिया था बर्कले ने। इसको बोलते हैं आत्मनिष्ठ, हिंदी में क्या बोलते हैं? आत्मनिष्ठ। हाँ, व्यक्तिनिष्ठ या आत्मनिष्ठ। हाँ, व्यक्तिनिष्ठ या आत्मनिष्ठ की बात करते हैं, तो इसको दिया था बर्कले ने। जी। बर्कले ने दिया था। ठीक है, सब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, और हम लोगों ने क्या पढ़ा था? एब्सोल्यूट एक पढ़ा था। जी जी। सर, जो प्लेटो में था, उसने उसमें आपने तो मोरलिस्टिक आइडियलिज्म भी बताया था। किसमें? प्लेटो वाले में भी कहते हैं।
वही। मोरलिस्टिक बनाया था। अभी उसमें उसको भी क्लियर करते जी हैं सब। जी सर। ठीक ठीक ठीक, अभी और भी बताते हैं। चलिए ठीक है, फिर प्लेटो के ही जो आप बात करते हो, जो आप बार बार हमसे पूछे ना, सत्यम शिवम सुंदरम की बात, ये ऑब्जेक्टिव में ही बात करी गई ना। क्या कर रहे हैं, सत्यम फिर शिवम और सुंदरम। ठीक, इन तीनों की बात जो है ऑब्जेक्टिव में ही करी गई है, ठीक है। जी। जिसको ट्रूथ, गुडनेस और ब्यूटी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रूथ, ट्रूथ, गुडनेस और ब्यूटी। ठीक, ब्यूटी, ये तीन चीजें इनमें कहते हैं। एब्सोल्यूट की बात किसने करी, ये बताओ मुझे। एब्सोल्यूट वाला सर बताया था, क्या नाम है, हीगल ना। हेगल। हीगल ने निरपेक्ष, जिसमें हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, हीगल ने बोला था ये बात, जैसे कि प्लेटोनिक मोरलिस्टिक ऑब्जेक्टिव। ठीक, हेगल ने बोला था यहाँ पे। हिंदी में क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट को हम लोग निरपेक्ष, निरपेक्ष। निरपेक्ष होता है आपका। ठीक, निरपेक्ष होता है। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा ये ध्यान कर लो। क्वेश्चन जो आपका पूछा जाता है उसमें दोनों को मिलाकर पूछा जाता है। ठीक है, एक कांट का कौन सा, कांट का भी पूछा जाता है। कांट का कौन सा है, उस वही है, बहुतत्ववादी सर, वही प्लूरलिस्टिक वही है। बहुतत्ववादी को हम प्रपंचवाद बोल सकते हैं, नहीं, प्रपंचात्मक, इसको बोलते हैं प्रपंचात्मक फेनोमेनल। बोलते हैं इसको। हम्म। सर इसका तो लाइबनिज थे ना। फेनोमेनल, वेट बता रहे, फेनोमेनल, ठीक है। इसको बोलते हैं हाँ इसका प्रपंचात्मक। ठीक, प्रपंचात्मक थे। लाइबनीज की बात करें ना, लाइबनीज ने प्लूरलिस्टिक की बात करी है। सर ठीक, उसी के तो हिंदी बहुतत्ववादी लिखवाया था। हाँ, जिसको बहुतत्ववाद बोलते हैं हम लोग, इसको लाइबनीज ने बोला बहुतत्ववादी। जी सर। तो ये प्रपंचात्मक वाला मतलब बौद्धिकवाद को प्रपंचात्मक भी कहते ठीक है, ये हो हैं। गया आपका। अच्छा। और कांट में जो बुद्धिवाद है, इंटेलेक्चुअल, उसी को इन्होंने बोला है। कांट ने इसको ही बोला है। कांट का एक ये और आएगा, इंटेलेक्चुअल इसी को बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल, जिसको बुद्धिवाद बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, बुद्धिवाद, बौद्धिक तर्कण। बुद्धिवाद। बुद्धिवाद ये आता है, ठीक है। और प्लूरलिस्टिक की बात किसने करी थी, हम क्या नाम बता रहे थे प्लूरलिस्टिक के लिए, लाइबनीज ने। लाइबनिज ने। लाइबनीज थे। और क्या था, एक चीज और बताने जा रहे थे हमने, जिसको सब्जेक्टिव वर्क प्ले हो गए, ये हो गए। एक चीज और मैंने निकाल कर रखी थी, वो काफी बेहतर थी इसमें। सर रिलीजियस का। हाँ, रिलीजियस का भी बताइए। हाँ, ये सर जो अगस्त कांटे का एक था। जो था, ये जो दोनों को मानते हैं, मतलब कि जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों को मानते हो, वो कौन थे। ये क्वेश्चन शायद नहीं बना है, इसमें आपसे क्वेश्चन आएगा जो ऑब्जेक्टिव सर और हीगल प्लस का एक द्वंद्ववाद सब्जेक्टिव, भी है ना। दोनों को मानते हो। ऐसा कौन व्यक्ति था, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम बता सकता है कोई, उसका नाम क्या था। सर हीगल का मैंने कहीं पढ़ा था कि इनका डायलेक्टिज्म भी था और इनको द्वंद्ववाद था, शायद यही हो। नहीं नहीं, हीगल का नाम इसमें नहीं आएगा, इसमें दूसरा नाम आएगा। एक नाम बताते हैं, क्रीटन। क्रीटन नाम दिया है ना। क्रीटन ने दोनों आयामों को माना है, किसने, क्रीटन ने। क्या नाम है इनका।
फ्रीटन। फ्रीटन। हाँ, इन्होंने दोनों को ही माना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था और मैंने कहा इसको नोट जरूर करना चाहिए। सर ये बताइए, जैसे हीगल का द्वंद्ववाद भी होता है, डायलेक्टिज्म, और अगर कहा जाए डायलेक्टिक मेथड किसने दिया, तो दोनों तो अलग आंसर क्यों हो जाता है? हाँ, उन्होंने बात करी, मेथड एक अलग चीज होती है, उसका विचार देना एक अलग बात होता है ना। विचार मैंने दे दिया, लेकिन उसको कैसे किया जाए, किस प्रकार से करना है, वो कोई किसी के बारे में बता नहीं पाते, इसलिए उसको अलग रख दिया गया है। जैसे सर एक बुक में पढ़ा कि डायलेक्टिक मेथड जो आया आइडियलिज्म में, वो प्लेटो ने दिया। साम्यवादी विधि भी इसको कहते हैं, द्वंद्ववाद भी कहते हैं। और अगर मतलब बात द्वंद्ववाद की है तो वो हैगल लिखा है वहां पे, हीगल की जगह हैगल लिखा है। हम्म तो ये क्या है इसमें? इसको देख लेंगे, इसमें वैसे नाम जिसका दिया जाता है उसी को पढ़ेंगे, दोनों में अलग अलग भिन्नताएं मिल जाएगी हम लोग को। क्योंकि जो हेगल की तर्क विधि होती है ना, लॉजिकल मेथड इनकी हम्म आती है। हाँ। सर हाँ, एक क्वेश्चन सर आएगा, इसको क्वेश्चन लिखिएगा। एक क्वेश्चन आएगा कि ऐसा कौन सा दर्शन है जो वस्तुनिष्ठ और आत्मनिष्ठ दोनों से ऊपर माना जाता है, इन दोनों से ऊपर किसको माना गया है। क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि ये बताइए कि ऑब्जेक्टिव आइडियलिज्म और सब्जेक्टिव आइडियलिज्म से श्रेष्ठ कौन माना गया है। ऑप्शन ये दिएगा, ये देगा, ये देगा और ये देगा, ये चार ऑप्शन आपको देगा। बताओ इन चार ऑप्शन में से आपको सेट करना पड़ेगा। इंटेलेक्चुअलिज्म सर। बताइए। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव से ऊपर। हाँ, ये क्वेश्चन आ सकता सर है। ये तो सर कांट का इंटेलेक्चुअलिज्म हो सकता और है, कोई बताओ। क्योंकि वो बुद्धि के बुद्धि बौद्धिक का तर्क के प्रयोग आधार करेगा, पर और कोई मानना अपना है। लॉजिक लगाओ। हमेशा याद रखिए, जो निरपेक्ष होता है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। निरपेक्ष, जब कोई अच्छा। निरपेक्ष होगा तो उसकी ना तो कोई अच्छाई बता पाएगा, यदि ना बुराई। बताना हो तो अच्छाई बताएगा, बुराई बताया ही नहीं पाएगा। इसलिए निरपेक्ष हमेशा सबसे अच्छा माना जाता है, इसलिए निरपेक्ष को जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव से ऊपर रखा गया है। ठीक है, तो आप लोग अपने कॉपी में नोट करिएगा, ये सबसे ऊपर है। क्या है? सबसे श्रेष्ठ या सबसे ऊपर, सबसे श्रेष्ठ या सबसे ऊपर की बात करता है यहाँ पर। ठीक है, ये पॉइंट से ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने कहा इसको बताना बहुत जरूरी है। जी जी। ठीक है, चले अब हम लोग चलते, इतना तो ये था आपका मेटाफिजिक्स में। अब चलते हम लोग इपेस्टेमोलॉजी के अंतर्गत चलते इसी। सर हाँ, सर बोले बोले बोले। सर सर ये ट्रूथ गुडनेस ब्यूटी का डिफाइन कर दीजिए। अच्छा अभी तो पढ़ा ये अभी है। जो हम बता रहे हैं, ये आपका कभी भी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगी, सब ये ट्रूथ गुडनेस और ब्यूटी किसके अंतर्गत आएगी, मेटाफिजिक्स, इपेक्नोलॉजी, ऑक्सियोलॉजी, तो आपको बताना होगा। यहाँ पर उसी से रिलेटेड आज बताने जा रहे हैं। उसको इससे पहले क्यों नहीं बता रहे थे हम, क्योंकि ये जो है मेटाफिजिक्स का पार्ट ही नहीं है, ये पार्ट जो है आपका इपेक्नोलॉजी का है। ठीक है, इसलिए मैंने सर इसको सर हाँ, आप बताएंगे इसको। हाँ, बोलो। सर हम ये पूछ रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है? हाँ, तो कह तो रहे हैं कि जब ये मेटाफिजिक्स से रिलेटेड नहीं था तो इसलिए वहां पर नहीं बताया। आज ये है, आज इसको हम बताएंगे। ठीक है सर। ठीक है ना? हाँ, चलिए, तो अब सबसे पहले हम लोग इसकी ज्ञान मीमांसा के बारे में बात करेंगे कि इसकी ज्ञान मीमांसा होती क्या चीज है। चलो, इसकी ज्ञान मीमांसा के बारे में हम लोग डिस्कस करना शुरू करेंगे। चलो, ठीक है, तो ज्ञान मीमांसा से रिलेटेड सबसे पहले इसमें बात जो करी गई है, इसमें कहा गया है कि इपेस्टेमोलॉजी से, सॉरी, हम लोगों ने मेटाफिजिक्स पढ़ लिया। मेटाफिजिक्स में अब ज्ञान मीमांसा के बारे में आते हैं, इपेस्टेमोलॉजी से रिलेटेड आज डिस्कस करेंगे।
इपेस्टेमोलॉजी से रिलेटेड बात करेंगे तो इपेस्टेमोलॉजी कहता है कि इपेस्टेमोलॉजी जो होता है ज्ञान की प्रकृति और उसके दायरे और उसके उचित विश्वास का अध्ययन करने के लिए होता है। मतलब इसमें क्या चीज करते हैं, किसी भी मतलब इपेस्टेमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द नेचर एंड स्कोप ऑफ नॉलेज एंड जस्टिफाइड बिलीफ। इन सब चीजों के बारे में जो अध्ययन करते हैं, जिनके बारे में जानकारी हम लेते हैं, वो होता है आपका इपेस्टेमोलॉजी। इसके अंतर्गत ज्ञान के उत्पादन जो होते, ज्ञान जो उत्पन्न होता है जहां से, उसके साधनों से संबंधित हम जानकारी यहाँ पर प्राप्त करते हैं। जैसे इसमें कुछ प्रश्न उठ जाते हैं, जैसे व्हाट इज नॉलेज। जैसे इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन क्या बनेगा, सबसे पहले बनेगा व्हाट इज नॉलेज। व्हाट इज नॉलेज की बात करेंगे, ठीक। व्हाट इज नॉलेज की ज्ञान क्या है, यहाँ पर ये प्राप्त पहला क्वेश्चन आता है। फिर दूसरा क्वेश्चन जो आता है आपका कि ज्ञान कैसे अर्जित किया जाता है या ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है, कि हाउ इज नॉलेज एक्वायर्ड। क्या कहेंगे, ऐसे एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा कि ज्ञान कैसे अर्जित किया जाता है या किसके अंतर्गत आता है, ठीक। मेटाफिजिक्स, इपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी या इन तीनों में। तो आप बताओगे जब कभी व्हाट आ जाए या हाउ आ जाए, कि हाउ नॉलेज मतलब कि नॉलेज कैसे प्राप्त किया जाएगा, ठीक है, या फिर लोग क्या जानते हैं इसके बारे में, या फिर सही ज्ञान की आवश्यकता और इसकी शर्तें क्या हैं। जब कभी इसमें क्या आ जाए शर्तें, मतलब कि व्हाट आर द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस ऑफ नॉलेज। कंडीशंस ऑफ नॉलेज आ जाए, कहीं पर क्या आ जाए, कंडीशंस ऑफ नॉलेज, ठीक। कंडीशंस ऑफ नॉलेज आ जाए। तो ये सब चीजें जब कभी क्वेश्चन आपके सामने ऐसे आएंगे तो ये किसके अंतर्गत जाएगा, ये आपका इपेस्टेमोलॉजी के अंतर्गत ही जाते हैं यहाँ पर इतना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग समझ में आ रहा है हम लोगों को कि ज्ञान मीमांसा जो होती है, ज्ञान मीमांसा में क्या चीजें पूछता है हम लोगों से, बताओ। जी जी पूछता है तो कुल मिला के ये पूछता कि व्हाट, हाउ, कंडीशंस, इन सब चीजों के बारे में डिफाइन करता है। तो अगर नॉलेज की बात करें तो नॉलेज आपके एक ऑर्गन रिलेटेड होता है, एक ओपिनियन रिलेटेड होता है और मेडिटेशन रिलेटेड होता है। अगर नॉलेज की बात करेंगे हम, ठीक, नॉलेज की बात करेंगे तो नॉलेज मुख्य रूप से इन्होंने तीन तरीके से प्राप्त करने के लिए बताया। सबसे पहले क्या बताया, ऑर्गन रिलेटेड, ऑर्गन रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरे आपका ओपिनियन रिलेटेड, ओपिनियन रिलेटेड हो जाएगा आपका। और तीसरा क्या हो जाएगा आपका, तीसरा आपका हो जाएगा मेडिटेशन रिलेटेड, ठीक है। मेडिटेशन मेडिटेशन रिलेटेड हो जाएगा, ठीक। ये तीन है। इसमें यहाँ पर जब कभी एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो इन सब क्वेश्चनों को आप पकड़ सकते हो। इन्होंने पहले क्या बोला कि ऑर्गन रिलेटेड, ऑर्गन रिलेटेड में क्या बोला इन्होंने, कह रहा कि अंग संबंधी, ऑर्गन का मतलब किसी भी अंगों के द्वारा हम कोई भी ज्ञान संबंध हो जाए। जैसे इन्होंने कहा कि वस्तुओं के बारे में हमें जब ज्ञान होता है तो उस ज्ञान को अंगों की गतिविधियों से हम प्राप्त करते हैं। जैसे क्या लाभ है, परिवर्तनशील है और असत्य है कि सत्य है, इन सब चीजों के बारे में हम जानते हैं। तो हमारे अंगों के ऑर्गन में क्या होता है, बताओ ऑर्गन को हिंदी में क्या बोलेंगे साफ, हेलो अंग सेंस सर, मतलब सर ऑर्गन बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, सेंस ऑफ ऑर्गन, सेंस जो हम लोग मतलब पता करते हैं कि क्या सही है, हाँ, क्या गलत सेंसेस जो है, पता करते हैं वो होती है, ठीक। अब फिर दूसरा क्या है, इंद्रियों द्वारा, हाँ, सेंस ऑर्गन्स बोलते हैं ना, इंद्रियों द्वारा। सर रिकॉर्डिंग स्टार्ट है ना, हाँ, इंद्रियों द्वारा, ठीक है। फिर क्या आता है ओपिनियन रिलेटेड, ओपिनियन से मतलब होता है, ओपिनियन पोल लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पर राय से संबंधित होती है। क्या होती है, राय से संबंधित होती है। अब राय से संबंधित कैसे होती है, इन्होंने बोला कि जो वो कह रहा कि ओपिनियन रिलेटेड व्हाट कंसीडर्ड पार्शियली ट्रू एज दिस इज आल्सो एस्टिमेशन एंड इट कैन बी अ ट्रू और फॉल्स। मतलब
मतलब जो भी ज्ञान से संबंधित जो भी राय मिलती है, उस राय को आंशिक रूप से हम सत्य मान लेते हैं या सत्य माना जाता था। क्यों? क्योंकि यह भी अनुमान है। क्या है यह? क्योंकि यह एक अनुमान है और यह सही और गलत हो सकता है। आपको ही पता है जो अनुमान करते हैं वह अनुमान में सही हो सकता है या गलत हो सकता है, 100% उसकी नहीं हो सकती कि अगर हमने ऐसा सोचा है कि वो हो ही जाए, हो सकता है वो ना हो, तो यहाँ पर संशय बना रहता है, इसलिए इसको ओपिनियन रिलेटेड भी हम लोग को नॉलेज मिलता है। ठीक है। फिर तीसरा इन्होंने बोला कि मेडिटेशन रिलेटेड नॉलेज, ध्यान से संबंधित जो ज्ञान प्राप्त होता है, कह रहे कि मेडिटेशन रिलेटेड नॉलेज इज ओनली ट्रू। क्या कह रहे? ओनली ट्रू। अब यहीं पर एक क्वेश्चन बन गया। ठीक है, क्वेश्चन अगर बनाने पर है तो बोलेंगे कि सत्य ज्ञान या ट्रू नॉलेज कहां से प्राप्त होती है, ओपिनियन और ऑर्गन या मेडिटेशन से। तो आप बता सकते हो ना कि मेडिटेशन से ही सत्य ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। क्यों हो सकती है? इन्होंने बोला कि यहां पर जो है मध्यस्थता ज्ञान संबंधी जो ज्ञान ही सत्य, मतलब जो कह रहा है कि मेडिटेशन रिलेटेड नॉलेज इज ओनली ट्रुथ, कह रहा कि it is the form of thoughts and thoughts are not changeable and hence truth। मतलब ये कह रहा है कि यह विचारों के रूप में होता है और विचार परिवर्तनशील नहीं होते हैं। इन्होंने कहा कि विचार परिवर्तनशील नहीं होते हैं और इसलिए ये सत्य होते हैं। क्यों विचार परिवर्तनशील होते? किसी ने अगर सोच के या कोई अपनी आइडियोलॉजी दे दी है, क्या उसको आइडियोलॉजी बदल जाए? क्या उसमें थोड़ा मोड़ा बस हम परिवर्तन करते हैं, या मेडिटेशन के माध्यम से हम समझ पाते हैं कि हमारे लिए क्या चीज अच्छा होगा, क्या चीज नहीं अच्छा होगा। इसलिए यहाँ पर इन्होंने ओनली ट्रू नॉलेज की बात करी है। सर यहाँ ओपिनियन में तो मतलब विचार हो सकते हैं ना, क्योंकि ओपिनियन का विचार ही तो लोग अपने रखते हैं। हाँ विचार रखते हैं, लेकिन यहाँ पर ये आप देखिए, सबसे पहले इंद्रियों के माध्यम से कोई भी चीज हमें नॉलेज हुआ। अब उस नॉलेज को हमने और लोगों से पुष्ट करना चाहा और लोगों से समझना चाहा, तो मैंने कुछ लोगों से राय ली कि भाई मेरी इंद्रियों के द्वारा ये ज्ञान हो रहा है, क्या सही है? तो सब लोगों ने अपने अपने तरीके से तर्क दे दिया, राय दे दिया। जब राय दे दिया, तब राय देने के बाद हम अकेले बैठे। अकेले बैठने के बाद मैंने गहन अध्ययन किया कि किसने क्या क्या बातें बोली, कौन सी बात मेरे लिए सही है। जब ऐसी चीजें करी तो वहां पर आपको सही ज्ञान प्राप्त होता है। किसके द्वारा? मेडिटेशन के द्वारा। कि अनेक प्रकार के हमारे सामने ज्ञान के स्रोत तो हैं, लेकिन उनसे संबंधित सबसे बेहतर कौन सा ज्ञान का स्रोत है? ठीक है, उनसे संबंधित सबसे बेहतर ज्ञान का स्रोत कौन सा है? ठीक है, उनसे संबंधित बेहतर ज्ञान जो है कहां से मिल रहा है, ये चीजें हम लोगों को देता है। तो यहां पर एक क्वेश्चन तो ये आपका बन गया। क्लियर है? बताओ सर आपने उसका क्या बोला है, राय को हम विचार बोल सकते हैं? किसको? हाँ, राय को विचार ही बोलेंगे ना, किसी द्वारा विचारों को लिया। अब विचारों में कौन सा विचार सही है, कौन सा विचार गलत है, इसका हमें जो ज्ञान होगा वो मेडिटेशन से होगा। किससे होगा? मेडिटेशन से होगा हम लोगों को। ओके सर। ठीक, यहाँ पे इतनी चीजें, तो यहाँ पे आपके क्वेश्चंस बन गए कि ऑर्गन्स के द्वारा, तो ये आपका बता ले जाओगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेगा कि आपसे पूछा जाएगा कि हाइपोथेटिकल नॉलेज कहाँ मिलती है? हाइपोथेटिकल, ठीक है, हाइपोथेटिकल नॉलेज कहाँ मिलती है? सर रिलेटेड, ओपिनियन रिलेटेड में। हाँ, यहाँ पर हाइपोथेटिकल रिलेटेड हम लोग को नॉलेज मिलता है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर इतने पॉइंट? जी ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट और नोट करिएगा कि आइडियलिज्म बोलता है कि यहाँ पर आइडियलिज्म ने एक लाइन बोली है कि जो आइडियलिज्म होता है यह ज्ञान मीमांसा का ज्ञान मीमांसा का तत्व है। ज्ञान मीमांसा का भाग है। ठीक है, ये कहता है कि यह जो है, ये प्रश्न आया भी है कि ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और आचार मीमांसा, ये तीनों किसके किसके पार्ट होते हैं? तो याद रखिएगा, आदर्शवाद जो है ज्ञान मीमांसा का दर्शन कहलाता है। ठीक है, आदर्शवाद क्या है? आदर्शवाद एक ज्ञान मीमांसा का दर्शन कहलाता है। ये लाइन लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए।
एक किताब में मुझे पढ़ने को मिला और ये एग्जाम में आया भी हुआ है कि ज्ञान मीमांसा से संबंधित कौन सा दर्शन है। ठीक है, तो ज्ञान मीमांसा से संबंधित यही है इसमें। अब इसमें बात करी गई है सत्यम, लिख लिया सब लोगों ने, पहले बताओ। जी सर। ठीक है, तो आप लिखेंगे आइडियलिज्म का, आइडियलिज्म जो है एपिस्टेमोलॉजिकल नॉलेज से रिलेटेड है, इसलिए कभी भी अगर मैचिंग करने को आ जाएगा कि आइडियलिज्म किससे है तो आइडियलिज्म को आप ज्ञान मीमांसा से लगाएंगे। इसके बाद जब मेटाफिजिक्स से रिलेटेड है वो भी बताएंगे ना, सबको वन बाय वन बताते हैं, तो आप लोग नोट करते चलिएगा आप लोग सब लोग। ठीक है, फिर इन्होंने एक कुछ लाइनें हैं जो इनके एग्जाम में हो सकता है आ जाए। हाँ, एक लाइन दो लाइन लिखिएगा आप लोग, मैं बोल रहा हूं, लिखिए लिखिए। बर्कले सत्य ज्ञान की प्राप्ति का आधार आत्मा को मानते थे। बर्कले सत्य ज्ञान की प्राप्ति का आधार आत्मा को मानते थे। ठीक है, ये लाइन जरूर याद रखिएगा, ये लाइन जो है इसमें ही ये बोली गई कि असत्य ज्ञान की प्राप्ति का आधार आत्मा को किसने माना, तो आप बताएंगे बर्कले ने माना है। ठीक है, बर्कले ने माना है। और आपसे कहा जाएगा एक कांट ने आत्मा के स्थान पे तर्कना बुद्धि रख दी। अब बताइए यहीं पर अगर बदल के तर्कना बुद्धि की बात करते, ठीक, पूरा का पूरा सिस्टम वैसा ही रहे और केवल आपको यही चेंज कर दे कि तर्कना बुद्धि, तो तर्कना बुद्धि की बात किसने करी, कांट ने करी है। ठीक, कांट ने करी है। यहीं पर एक क्वेश्चन बन रहा था इसलिए मैंने इन दोनों को ले लिया है। ठीक है, हेलो हेलो, यस सर। जी जी लिख सर। लिया ना, हाँ लिख लिया नहीं, लिख लिया सब लोगों ने। हाँ हाँ सर, वो ज्यादा नहीं बोला, आज डिस्टरबेंस है मेरे वहाँ ज्यादा थोड़ा। ठीक ठीक ठीक, ओके। तो यहाँ पर ये चीजें हो गई, तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि आदर्शवादियों में ज्ञान का आधार आत्मा को किसने माना, तर्कना बुद्धि को किसने माना, तो आत्मा को बर्कले ने माना है, तर्कना बुद्धि को कांट ने माना है ना। ठीक, तो ये दो पॉइंट हम लोग को याद रखना है कि यहीं से क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं। फिर इसके बाद आते हैं कि इसमें ज्ञान का जो मुख्य स्रोत होता है, तो वह मुख्य स्रोत होता है निगमन विधि द्वारा। ये क्वेश्चन भी आता है कि निगमन जिसको क्या बोलते हैं, डिडक्टिव बोलते हैं या इंडक्टिव बोलते हैं, बताओ इसको, बताइए जी, आदर्शवाद निगमन विधि। हाँ, निगमन विधि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं सर, डिडक्टिव। डिडक्टिव बोलते हैं ना। डिडक्टिव मेथड को इन्होंने माना है, तो यहां पर ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि डिडक्टिव मेथड किसने माना है, तो डिडक्टिव मेथड आप बताओगे आदर्शवाद ने माना है। यहां पर इतनी चीजें हो गई, यहां पर क्लियर है सब कुछ ना। हाँ, अब यहाँ पे कहता है कि एक उदाहरण, जैसे एक उदाहरण में कहता है कि पूर्ण व्यक्ति को चित्रित करने का प्रयास करेगा और व्यक्ति की आंतरिक पहचान को बाहर लाने के लिए आदर्शवादी में अच्छाई पाई जाती, मतलब एक लाइन लिखी होगी, एक कहेगा कि एक पूर्ण व्यक्ति को चित्रित करने का प्रयास कौन सा फिलॉसफी कौन सी फिलॉसफी करेगी, एक व्यक्तित्व को बाहर निकालने का काम करेगी, तो वो क्या करेगी, आपकी सत्यम शिवम और सुंदरम। ठीक है, इन तीनों की बातें, सत्यम का मतलब जो सत्य है आपके सामने, जो सही परफेक्ट दिखाई दे रहा है उसी के बारे में बताएगा। शिवम मींस क्या होता है आप बताओ, सत्यम शिवम सुंदरम, इसको बोलते हैं ट्रुथ, इसको गुडनेस,
ठीक, गुडनेस का मतलब हुआ कि आपके अंदर जितनी भी अच्छाई अच्छा। है वो उन सब चीजों को आपके सामने जो भी होगा उसको बाहर निकालने का जो काम करेगा वो शिवम काम करेगा। सुंदरम क्या करेगा बताओ? ब्यूटी। और फिर सर ये वो तो जो चीजें, एक्सियोलॉजी में आएगा ना, सत्यम शिवम सुंदरम तो एक्सियोलॉजी में तो आएगा। इसको एक्सियोलॉजी में क्यों डालेंगे? सर ये तो एक तरीके से वैल्यू हुआ ना उस व्यक्ति की, और मूल्य के बारे में हम पढ़ते हैं एक्सियोलॉजी हाँ में। ठीक है, ठीक है। तो अब अगर इनको ये कह ये रहे हैं तो ये एक तरीके से अगर आप डालना चाहते हो तो एक तरीके से हम बता सकते हैं कि ये क्यों होगा। सबसे पहले ये तीनों क्या है? मूल्य हैं, ज्ञान के मूल्य हैं। क्या है? जी सर, ज्ञान के ज्ञान मूल्य। के मूल्य है, वैल्यू है। जब कोई वैल्यू हम लोग पढ़ते हैं तो वैल्यू किस में जाती है हम लोगों की? बताओ। वैल्यू को हमेशा हम लोग एक्सियोलॉजी में। इथिक्स या एक्सियोलॉजी में पढ़ते हैं, तो इथिक्स और एक्सियोलॉजी ये जाएगा एथिक्स, ठीक, सर ये बहुत जाएगा पढ़ा दिया ना सर। क्या? गुड मॉर्निंग सर, थोड़ा लेट हो गए, सो गए आज गलती से। चलिए सर कोई बहुत बात नहीं, निकल गया कंटेंट ना आज। देखेंगे। ये इथिक्स या ऑक्सियोलॉजी में जाएगा, ऑक्सियोलॉजी में जाएगा आपका, ठीक है। इथिक्स या ऑक्सियोलॉजी में जब हम पढ़ते हैं तो ज्ञान के मूल्य हम लोग को मिलेंगे। तो ज्ञान के मूल्य आपके सबसे पहले सत्यम है, ठीक है, फिर शिवम है, फिर आपका सुंदरम है। ठीक, सुंदरम जिसको हम लोग ट्रूथ बोलते हैं या ट्रू बोलते हैं। शिवम को हम लोग गुडनेस बोलते हैं, कि गुडनेस होता है, और ये आपका ब्यूटी होता है। ठीक, अब किसी एक व्यक्ति के अंदर को आप किसी एक व्यक्ति को पकड़ लो, उसके अंदर आपको सत्यता दिखाई देगी, उसके अंदर आपको उसकी अच्छाई दिखाई देगी। अब इन दोनों के साथ साथ उसकी ब्यूटी, उसके इटर्नल ब्यूटी को जब हम चेक करेंगे तो इटर्नल ब्यूटी में हमको ये दोनों चीजें दिखाई देंगी। ऊपर से वो चाहे जैसा भी हो, किसी भी प्रकार का दिखाई देता हो, लेकिन उसके अंदर की चीजों को निकालने का जो काम करता है वो आदर्शवाद करता है। ठीक है, आदर्शवाद काम करता है। तो आदर्शवाद ये कहता है, सर आदर्शवाद कहता है तो किसी, सर हाँ, किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति के बारे में नॉलेज गेन करना है तो उसको उसकी आत्मानुभूति करवानी होगी, उसको स्वयं को जानना होगा। जब वो आत्मानुभूति करेगा तो आत्मानुभूति के लिए साधन बताए, साधन सत्यम शिवम सुंदरम। यह कैसे आएगा? इन्होंने कहा कि ये आत्मानुभूति जो है किसमें? सेल्फ रियलाइजेशन से आएगी। किससे आएगी? सेल्फ रियलाइजेशन से आएगी। मतलब आत्मानुभूति के द्वारा हम आध्यात्मिकता की प्राप्ति करते हैं। कुल मिला के मेटाफिजिक्स में इन्होंने आध्यात्मिकता की प्राप्ति की बात बताई है, और किसके द्वारा? आत्मानुभूति के द्वारा। और वह किसके? सत्यम शिवम और सुंदरम के द्वारा इन्होंने प्राप्त करने के लिए बताया है। सर बोले। तो शिवम और सुंदरम का तो मीन्स एक ही हुआ, क्योंकि शिवम का अक्षय हुआ, और ये ब्यूटी का भी तो इटर्नल ही एक तरीके से अच्छाई ही तो देखा जा रहा है। तो ब्यूटी डिफरेंस क्या देखिए, है? ब्यूटी में दो चीजें आती हैं, ब्यूटी में एक चीज नहीं आती ना, ब्यूटी में हमेशा दो चीजें आती हैं। तो यहाँ पर जो ब्यूटी यहाँ पर है वो जो दिखाएगा वो आपको सही और गलत दोनों दिखाएगा। आपको क्या चाहिए वो आप देख लो। किसी के अंदर आपको बुराई निकालनी है तो बुराई में ब्यूटी का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। अच्छाई निकालनी है तो भी आप ब्यूटी का ही प्रयोग करेंगे। तो क्या अगली के लिए क्या अगली एक ब्यूटी नहीं है? वो भी ब्यूटी के अंदर है। ब्यूटी के टू टाइप्स होते हैं, एक गुड ब्यूटी, एक बैड ब्यूटी आती है ना, तो उससे रिलेटेड ये आप लोग ले सकते हैं हम लोग। सर हाँ, एक बार ट्विस्ट बताओ जी, जल्दी से सर एक बार बता दीजिएगा, बस सर छूट तो गया। सर तो यानी कि मतलब गुडनेस में हमारा सिर्फ अच्छाई आएगा, और ब्यूटी में हमारा दोनों आ जाएगा, बैड एंड गुड। हाँ, ब्यूटी क्या होती है? ब्यूटी एक तरीके से ऐसी चीज होती है जो बुराई को धीरे धीरे खत्म करती है और अच्छाई आपके सामने लाती है, ठीक है। ब्यूटी का मतलब कहते नहीं कि ब्यूटीफुल, ब्यूटी तुम आज ब्यूटी मतलब खूबसूरत लग रहे हो, ब्यूटीफुल। खूबसूरत या ब्यूटीफुल का लगने का मतलब है कि आपके अंदर जो निगेटिव चीजें थी उसको आप निग्लेक्ट कर रहे हो, निग्लेक्ट करने के बाद धीरे धीरे आपके अंदर ब्यूटी आ रही है। तो ब्यूटी के दो रूपों में हम ले सकते हैं ना,
ये चीजें अब देखिए, ये कह रहा है कि जब कोई आदर्शवादी किसी विचार को दृश्य या श्रव्य रूप से प्रस्तुत करना चाहता है तो उसका दृष्टिकोण उस विचार को दर्शक या श्रोता तक पहुंचाना होता है। तो ये पूरा काम कौन करता है? क्वेश्चन आएगा कि when an idealist wants to visually or audibly represent an idea, his or her approach will be to get that idea across to the view or listener। ठीक, तो ये आपकी लाइन कहता है, ये किसके अंतर्गत आती है? ये ऑक्सियोलॉजी के अंतर्गत आती है आपकी। ठीक है, ऑक्सियोलॉजी मतलब इसमें कह रहा है कि एक आदर्शवादी जो है वो एक चित्रकार के रूप में माना जाता है, मतलब एन आइडियलिस्ट एज अ पेंटर for example will therefore try to paint the perfect person। देखिए कह रहा है कि द परफेक्ट पर्सन, यहां पे याद रखिएगा द परफेक्ट पर्सन की बात कर रहा है, परफेक्ट पर्सन। ठीक है, परफेक्ट पर्सन टू ब्रिंग आउट द पर्सन्स इनर ब्यूटी फॉर द आइडियलिस्ट गुडनेस इज फाउंड इन द आइडियल, फाउंड इन द आइडियल दैट इन परफेक्शन। ठीक, परफेक्शन के अंतर्गत ही ये सब चीजें आएंगी, ये परफेक्शन के अंतर्गत ही आएगा ये पूरी चीजें। ठीक है, आपसे पूछेगा परफेक्शन के अंतर्गत क्या आएंगी, तो ये चीजें आप बता सकते हो। मतलब कि यहाँ पे बता रहा है कि इट इज फाउंड ऑन द इमेटियल। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि अर्थात पूर्णता में हमें, मतलब कोई चीज होल पर्सन पूरा का पूरा चीजें मिले जिसमें तीनों चीजें, ये तीनों गुण मिल जाता है तो उसको कंप्लीट हम परफेक्ट पर्सन बोलते हैं यहाँ पे। ठीक, परफेक्ट पर्सन बोल सकते हैं, परफेक्ट कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, ये सब चीजें हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर इतनी चीजें? सर हम हाँ बोले जी सर, इपिस्टेमोलॉजी वाला एक बार बता दीजिएगा, वो सर थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ तो। ठीक है, इपिस्टेमोलॉजी से रिलेटेड हम लोग बातें कर लेते हैं। इपिस्टेमोलॉजी में सबसे पहले ये हुआ कि इपिस्टेमोलॉजी में शुरुआत होती है कि व्हाट इज नॉलेज, नॉलेज क्या है। ठीक है, हाउ, मतलब सबसे पहले व्हाट इज नॉलेज हो गया, हाउ हो गया। ठीक है, इसको मुख्य रूप से याद रखिएगा, यहाँ पे व्हाट इज नॉलेज तो रखा गया है, लेकिन नॉलेज क्या है इसकी जानकारी लेते हैं। ठीक है, कि ये कैसे होता है, इसमें जब व्हाट इज, यहीं से पूरी की पूरी कहानी बनती है। अगर वास्तविक रूप में देखा जाए व्हाट इज नॉलेज मतलब ज्ञान क्या है। ठीक है, तो आप बताओगे जब कभी क्या की बारी आएगी तो ये किसमें आती है? मेटा में जाती है। ठीक है, किसमें आती है? मेटा में जाती है। अब देखिए कहानी यहीं से समझना है आपको कि ज्ञान क्या है, तो ज्ञान के बारे में, ज्ञान की प्रकृति क्या है। यहाँ पे ज्ञान क्या है मतलब ज्ञान की प्रकृति क्या है, कि जब कभी नॉलेज का नेचर हमें चेक करना होता है तो वो मेटाफिजिक्स में जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन यहां से आपका बनेगा हाउ कंडीशंस। ठीक है, तो हाउ कंडीशन कि ज्ञान कैसे क्या है तो बता तो दिया मैंने, लेकिन कैसे प्राप्त करना है, किसके माध्यम से प्राप्त करना है, कौन कौन से साधन हमें प्रयोग करेंगे। तो जब कभी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हमारा इपिस्टेमोलॉजी में जाएगा। इसमें बोला गया कि नॉलेज की बात कर रहे हैं तो नॉलेज इन्होंने मुख्य रूप से तीन बताई। एक बताया ऑर्गन्स के रिलेटेड कि इंद्रियों से हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है, दूसरा में कह रहा है ओपिनियन रिलेटेड जो हमें किसी की राय से प्राप्त होता है। सबसे पहले इंद्रियों से हमने ज्ञान प्राप्त किया और दूसरे लोगों से राय प्राप्त किया कि यार हमारे हाथ से तो ये हो रहा है, हमारे कान से तो ये सुनाई दे रहा है। तो वहां पे अनेक लोग बताते हैं कि पुरानी कहानियों के द्वारा देखो इस रात को सपने में सांप देखने से ये होता है, या सपने में कुछ देखने से ये होता है। आपने कहा चलो सब लोगों ने बता तो दिया, थोड़ा सा इसके बारे में विचार करें। जब आप आत्ममंथन करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो मेडिटेशन में आपको रियल नॉलेज पता चलता है। क्यों? क्योंकि उससे सबके विचार एक साथ घूमते हैं और आप बैठकर सबको एनालाइज करते हो। जब एनालाइज हम करते हैं तो उसमें से जो सही चीज होती है वो निकलकर हम लोगों के पास आती है। इसीलिए कहा जाता है कि सुबह पढ़ने से पहले मेडिटेशन करें। क्यों करें? क्योंकि सारा का सारा आपका माइंड क्या करेगा, सब चीजें आपके माइंड में घूमती रहेंगी, तो उन सब हाँ, तो यहाँ पर ये चीजें बताइए जिसमें एक क्वेश्चन बन जाता है कि ओनली ट्रूथ
ट्रू नॉलेज की बात कौन करता है? तो ट्रू नॉलेज की बात मेडिटेशन करता है, जबकि हाइपोथेटिकल नॉलेज की बात कौन करेगा? तो हाइपोथेटिकल नॉलेज की बात ओपिनियन करेगा, और ऑर्गन रिलेटेड नॉलेज की बात जो करेगा वो ऑर्गन रिलेटेड होगा। ठीक है, ऑर्गन नॉलेज की बात जो करेगा तो ऑर्गन रिलेटेड होगा। तो यहां से क्वेश्चन बनता है। फिर इसकी बात आई थी कि सत्यम शिवम सुंदरम किसका पार्ट है? हम लोगों के मन में हमने बताया कि ये इपेस्टमो, तो सविता सिंह ने कहा नहीं, ये इपेस्टमो में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये वैल्यू की बात कर रहा है। जब वैल्यू की बात करेंगे तो हम लोग सीधे आ जाएंगे एक्सियोलॉजी में। जब एक्सियोलॉजी में आएंगे तो एक्सियोलॉजी में उसके नैतिकता को निकाल कर लाएंगे ना, कि उसके अंदर क्या क्वालिटी है। तो क्वालिटी यहां पर निकाल ली हमने कि ट्रूथ हो गया। अब देखिए क्वालिटी की बात जब कभी आएगी, कहा जाएगा कि ज्ञान की विशेषता या ज्ञान के गुण को हम लोग कहां पर पढ़ते हैं? तो हम लोग इथिक्स और ऑक्सियोलॉजी में पढ़ते हैं, जहां पे सत्यम शिवम सुंदरम की कहानी पूरी की पूरी चल रही हम लोगों के अंदर। क्लियर है? जी सर। ठीक है। और सर ये क्या बताया था, ज्ञान मीमांसा का भाग है बर्कले। अच्छा हाँ, ठीक। ये भी है कि इसमें क्या बताया गया था? इसमें बताया गया था कि बर्कले ने बोला कि सत्य ज्ञान की प्राप्ति का आधार क्या है? तो इन्होंने बोला है आत्मा है। अब यही बोले सत्य ज्ञान की प्राप्ति का आधार तर्कना बुद्धि है, तो कांट हो जाएंगे। तो इन्हीं यही दो नाम बताए थे जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं हम लोगों के। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर इतनी चीजें? अब बात आती है एम्स ऑफ एजुकेशन। चलो एम्स ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड हम लोग बातें करेंगे, क्योंकि एग्जाम में इसके एम्स ऑफ एजुकेशन यही सब चीजें इसमें पूछी निगमन जाती है। लिखा है सर, निगमन बता दीजिए। किसका? डिडक्टिव। इसमें निगमन डिडक्टिव मेथड का हम प्रयोग करते हैं। कोई भी चीज को इसमें सर आसानी से नहीं निकालना पड़ता है। जैसे गुड, आपका ट्रूथ हो गया, गुडनेस होगी, ब्यूटी हो गया, ये सब चीज चारों के पहले से आधार नहीं पर निकलता है, निकालते इसको हैं निकालना जी। पड़ता है कोई ना कोई माध्यम से। ठीक है, किसी ना किसी माध्यम के द्वारा सर से हमें इन सब चीजों को प्राप्त करने के लिए निकालना पड़ता है। तो जो निकालना पड़ता है वो डिडक्टिव में जाता है आपका। ठीक है ना? सर मतलब सत्यम शिवम सुंदरम को किसी माध्यम से निकालना पड़ता है, इसलिए वो डिडक्टिव होता है। हाँ हाँ, जैसे नैतिकता का पालन करके, है ना सर? जी जी, नैतिकता का पालन करते हैं, वैल्यूज की इक्वालिटी होती है। अब यहाँ पे एम्स ऑफ एजुकेशन से हम लोग बातें करेंगे। ठीक है, एम्स ऑफ एजुकेशन। ठीक, एम्स ऑफ एजुकेशन देखिए, सबसे पहले इसमें कहता है कि सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब इसमें ज्ञान का या शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? सबसे पहले इन्होंने बोला सेल्फ रियलाइजेशन की बात इन्होंने बोली। किसकी बोली है? सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक, पहले सेल्फ रियलाइजेशन बोला है। दूसरा इन्होंने क्या बोला? सेल्फ रियलाइजेशन के बाद बोला इन्होंने आध्यात्मिक विकास सुनिश्चित करने के लिए इन्होंने सत्यम शिवम और सुंदरम की बात बोली है ना। किसकी बात बोली? सत्यम शिव सुंदरम की बात बोली इसमें। तो इनका उस शिक्षा का उद्देश्य होता है। फिर उन्होंने बोला है कि इच्छा शक्ति का विकास करना, मतलब डेवलपमेंट ऑफ विल पावर। किसकी करनी है? डेवलपमेंट ऑफ विल पावर की बात करिए। ये याद रखिए, विल पावर की बात करिए। फिर इन्होंने क्या बात करी है? फिर इन्होंने बोला है कन्वर्सेशन ऑफ इनबॉर्न नेचर इनटू स्पिरिचुअल नेचर की बात। इन्होंने जन्मजात प्रकृति का आध्यात्मिक प्रकृति में रूपांतरण के बारे में बात करी है। ठीक है, ये लाइन लिख लीजिएगा आप लोग। क्या बोल रहा है? कह रहा है कि कन्वर्सेशन, ठीक, कन्वर्सेशन कह रहे हैं, कन्वर्जन। ठीक है, कन्वर्जन किसमें कन्वर्जन हो रहा है आपका? कन्वर्जन ऑफ इनबॉर्न, ठीक है, इनबॉर्न नेचर और, ठीक है, इनबॉर्न नेचर इनटू, ठीक है, इनटू स्पिरिचुअल नेचर। ठीक है, स्पिरिचुअल नेचर की बात करते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं जन्मजात प्रकृति का आध्यात्मिक प्रकृति में रूपांतरण। जी।
परिवर्तन या रूपांतर। हाँ, जन्मजात प्रकृति का आध्यात्मिक प्रकृति में रूपांतरण। रूपांतरण की बात करता है। फिर इसमें कहता है कि इन्होंने बोला कि प्रिपेयर फॉर होली लाइफ। ठीक है, इन्होंने होली लाइफ के बारे में बोला है, होली लाइफ के बारे में, पवित्र जीवन का विकास, पवित्र जीवन के बारे में बोला है ना। हाँ, फिर उन्होंने बोला है कि सर्च फॉर ट्रूथ। इन्होंने बोला है क्या, सर्च फॉर सत्य की खोज। तो सत्य की खोज भी इन्होंने बोली, मोरल डेवलपमेंट भी इन्होंने ही बोला है कुल मिला के। ठीक है, मोरल डेवलपमेंट भी इन्होंने बोला है अपने। अब इसमें और भी चीजें हम बात करेंगे। अब इसमें बात करेंगे करिकुलम। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन अगर हम आपसे लोगों से कहें कि ये सब चीज जो हम बता रही है किसके किसके अंतर्गत आएगा, तो कोई बता सकता है कि सबसे पहले जो हमने उद्देश्य की बात करी, तो ज्ञान का उद्देश्य क्या हुआ। तो ज्ञान के उद्देश्य के बारे में हम लोग क्या बात करते हैं। बताओ, सबसे पहले हम लोगों ने एम्स ऑफ एजुकेशन पढ़ा। तो एम्स ऑफ एजुकेशन किसके अंतर्गत आता है, बताओ आप लोग। क्या हो सर, मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स सर। ठीक है, मेटाफिजिक्स में तो आत्मानुभूति के लिए एक लाइन मिली है ना, ये बोला है KNO नाउ द सेल्फ। ठीक, एग्जाम में यही आएगा, नाउ द सेल्फ, स्वयं को जानो, स्वयं को जानो। जानो। ये किसने कहा है, स्वयं को जानो, ये किसने कहा है। आत्मदीपो भाव। इन्होंने ये सेल्फ रियलाइजेशन के अंतर्गत आता है और कहा है स्वयं को जानो। तो ये सुकरात ने कहा है, याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसे ही आता है, सुकरात ने कहा है। ठीक है, सुकरात ने कहा है स्वयं को जानो, सेल्फ। ठीक है, स्वयं को जानो से नाउ सेल्फ को जानो कहा इन्होंने। और आत्मानुभूति ही शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है, उन्होंने बोला है। नहीं बोला सर, भूति शिक्षा का, शिक्षा कहें ये ज्ञान कहें, ज्ञान कहें कि शिक्षा, लेकिन हाँ, आत्मानुभूति ही ज्ञान का, शिक्षा का, आत्मानुभूति ही शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है। ठीक है, ये किसने कहा है, ये लाइन भी याद रखना है हम लोगों को, क्योंकि आत्मानुभूति बार बार पढ़े ना। तो ये किसने कहा है, ये आपका जेंटाइल ने कहा है। ठीक है, क्या नाम आता है, जेंटाइल। ठीक है, जेंटाइल। अगर एग्जाम में दे दिया जाए वो प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे और जेंटाइल, तो जेंटाइल को तो हमें नहीं लगता कि बहुत से लोग लगाएंगे, जिसको पता होगा वही लगाएगा। जी सर। सर ये सब नाम तो डेकार्टे, स्पिनोजा, लाइबनिज, सर ये तो नाम पता चल जाते हैं सर, जेंटाइल थोड़ा सा। हाँ, फिर एक लाइन और आती है, अभी तो इन्होंने केवल अंतिम लक्ष्य किसको माना है, शिक्षा को माना है। अब एक लाइन आती है जहां पर जीवन का लक्ष्य और शिक्षा का उद्देश्य बोला है। एक जगह इन्होंने को रिपीट किया है कि लिखा है शिक्षा का, देखते हैं क्या लाइन दिया है इन्होंने दिया है जीवन का लक्ष्य और शिक्षा का उद्देश्य। जीवन सर जेंटाइल का नहीं, जीवन का
लक्ष्य और शिक्षा का उद्देश्य है। अब क्या उद्देश्य है? आत्मानुभूति। ठीक है, अब बोलेंगे आत्मानुभूति जीवन का लक्ष्य है और शिक्षा का उद्देश्य है। यह कथन किसका है? ठीक है, तो यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है रॉस का कहा है, रॉस ने कहा है ना जी कि आत्मानुभूति क्या है, तो बताएंगे आत्मानुभूति जो होती है वह जीवन का लक्ष्य होता है और शिक्षा का उद्देश्य होता है। तो इसको बोला है रॉस ने। ठीक, रॉस ने बोला है यहाँ पर। तो ये तीन लोगों के नाम हम लोगों को मिल जाते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बोलेंगे सेल्फ रियलाइजेशन इज ए गोल ऑफ लाइफ एंड एम ऑफ एजुकेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे? सेल्फ रियलाइजेशन, लिख लीजिएगा, सेल्फ रियलाइजेशन इज ए गोल ऑफ लाइफ एंड एम ऑफ एजुकेशन। क्लियर है यहाँ पर? बताओ। जी सर। जी सर। हाँ, प्लेटो ने क्या कहा था? प्लेटो की भी याद कर लो भाई, जिनकी ये फिलॉसफी है, फिलॉसफी से रिलेटेड इनके अनुसार भी बात कर लो कि शिक्षा का उद्देश्य आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण तथा विकास है। लिख लीजिए, शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य, ठीक है, शिक्षा का उद्देश्य आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण, आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण तथा विकास है, तथा विकास है, विकास है। ये किसने दिया? ये दिया है प्लेटो ने। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलोगे? इंग्लिश में बोलेंगे द एम ऑफ एजुकेशन इज टू बिल्ड अप एन आइडियल पर्सनालिटी एंड डेवलप इट। ठीक है, ये दिया है आपका। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्लेटो ने बोला है। प्लेटो वाला भी हम लोग को पता होती है ना कि प्लेटो ने क्या बोला है शिक्षा के उद्देश्य के बारे में। तो इन्होंने शिक्षा का उद्देश्य आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण तथा विकास है, ये बोला है इन्होंने। ठीक है, अब प्लेटो, ये हो गए प्लेटो के सुझाव। अब प्लेटो ने, अब देखते हैं इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये उद्देश्य हो गए सबका ना, उद्देश्य क्लियर। अब देखिए करिकुलम से रिलेटेड आएगा कि पाठ्यक्रम की बात क्या करी इन्होंने, तो पाठ्यक्रम से रिलेटेड हम लोग देखेंगे। ये आपका पीजीटी में बहुत क्वेश्चन आता है कोटे, ये थिंकर्स के जो बोले गए हैं थिंकर्स के द्वारा। तो ये एग्जाम, उनके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, या जो असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ते हैं उनके लिए भी। और हम लोग के जो एनटीए यूजीसी नेट में है ऐसे क्वेश्चन कम पूछते हैं। टीचिंग मेथड पूछ लेते हैं, करिकुलम पूछ लेते हैं, पूछते कि आदर्शवाद जो है कैसे करिकुलम को मानता है। तो कह रहा है कि आइडियलिस्टिक गिव मेजर इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेजेस, लिटरेचर, थियोलॉजी एंड एथिक्स एंड माइनर इंपॉर्टेंस to other subject and activities for the attainment of these objectives। मतलब कि आदर्शवादी जो होते हैं इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भाषा, साहित्य, धर्मशास्त्र और नैतिकता को प्रमुख महत्व देते हैं तथा अन्य विषयों और गतिविधियों को मामूली महत्व या कम महत्व देते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या कहा? भाषा, साहित्य, धर्मशास्त्र और नैतिकता, इन चारों को प्रमुखता दी है, बाकी और लोगों को गौण स्थान दिया है। अब प्लेटो ने क्या सजेस्ट किया है इसमें? प्लेटो ने कहा है कि बौद्धिक गतिविधियों के लिए इन्होंने भाषा, साहित्य, इतिहास, भूगोल, गणित तथा भौतिक विज्ञान पर जोर दिया। कह रहा कि लैंग्वेज, लिटरेचर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, ठीक है, फिजिक्स, फिजिकल साइंस फॉर इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज, मतलब बौद्धिक गतिविधि के लिए। ठीक, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन है कि करिकुलम किसके अंतर्गत आएगा। तो बताओ करिकुलम किसके अंतर्गत आएगा?
करिकुलम किसके अंतर्गत आएगा? करिकुलम की करिकुलम हमेशा ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत आएगा, ठीक है? नहीं, इपिस्टेमोलॉजी में आएगा। एपिस्टेमोलॉजी में आएगा सर। क्यों आएगा? ज्ञान मीमांसा में क्योंकि जब आएगा। कोई बच्चा आपके पास आता है कि क्या पढ़े, तो आप कहते हो कि चलो आपको पढ़ना है ना, तो आप कहते हो कि जाओ वो किताब लो, उस किताब में आपको सिलेबस मिलेगा। तो बच्चा ज्ञान के लिए कहाँ जाएगा? किताब को लेगा या कोई पाठ्यक्रम को लेगा? जब पाठ्यक्रम को लेता है तो उस पाठ्यक्रम में या पाठचर्या में क्या क्या चीजें मिलती हैं, वो सब चीजें उसको मिलती है। कहते हैं कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हो, कौन सा सिलेबस पढ़ रहे हो, या कौन सा करिकुलम को ले रहे हो, तो ये सब चीजें जो है आपकी इपिस्टेमोलॉजी में जाएगी। तो इन्होंने जब ये गया तो उनसे प्लेटो से पूछा गया कि प्लेटो ने बताया कि भाई हमारे ज्ञान को आप जानना चाहते हो, आदर्शवाद को, तो इन्होंने बोला कि बुद्धि की गतिविधियों के लिए इन्होंने लैंग्वेजेस का प्रयोग किया, लिटरेचर का प्रयोग किया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ, फिजिकल साइंस चीजों का प्रयोग किया। इन सब चीजों का प्रयोग किसके लिए किया? बुद्धि के विकास के लिए, मतलब इंटेलेक्चुअल विकास, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज के लिए। सर वो बच्चा किताब वाला एक बार फिर से समझा दीजिए सर। बच्चा किताब लेके गया, किताब खोला, बेबी एक मान लो कोई एक बालक आपके सामने आता है कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, तो या फिर आपके घर में कोई बच्चा है, आप उसको कह रहे हो कि आपको पढ़ना है, वो पूछ लेगा ना गुस्सा कर कि ये बताओ पढ़ना क्या है। जब उसने ये वर्ड आपके सामने यूज किया तो आप कहोगे हाँ ये उसकी तत्व मीमांसा है कि उसको क्या पढ़ना है। अब फिर आप बताओगे कि हाँ ये चीजें आपको मैथ्स पढ़नी है, आपने सब्जेक्ट बता दिया। अब उसने कहा कि मुझे कैसे पता कि मैं कैसे पढ़ूं, तब आप किसके पास जाओगे? आप जाओगे इपिस्टेमोलॉजिकल पर्सन के पास जिसको ज्ञान हो। कहीं ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, तो ज्ञान किताब से भी मिलता है और गुरुजनों से मिलते हैं जो आपसे श्रेष्ठ होते हैं। तो आप स्कूल कॉलेज हर जगह देखते हो तो वहां पर इपिस्टेमोलॉजिकल मिलता है, लेकिन एक्सियोलॉजी स्कूल और घर दोनों जगह मिलता है। एक्सियोलॉजी में आपको आचरण सिखाए जाते हैं कि किसी भी पाठ को पढ़ना है तो कैसे पढ़, मतलब उसको पढ़ने के बाद आपको क्या चीज मिलेगी, क्या चीज नहीं मिलेगा, अच्छा मिलेगा कि बुरा मिलेगा, इन सब चीजों की अच्छाई बुराई, इन सब चीजों के बारे में जानना हमें एक्सियोलॉजी में ही करना पड़ता है। तभी तो हम कहते हैं कि किसी भी बालक का जब वो पढ़ लिख लेता है, सब कुछ कर लेता है, मतलब पढ़ा लिखा अनपढ़ किसको कहते हैं? जो पढ़ लिख लो, ज्ञान तो बहुत हो गया, लेकिन जिसको एक्सियोलॉजी का ज्ञान नहीं होता उसको पढ़ा लिखा अनपढ़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पढ़ा लिखा जो अनपढ़ होता है वो एक्सियोलॉजी के अंतर्गत है। क्यों? क्योंकि उसको आचरण की, नैतिकता की, मान सम्मान की, इन सब चीजों के बारे में ज्ञान ही नहीं रहता है। ठीक है, तो उसने किया तो कुल मिला के यहाँ पे निचोड़ मिलता है कि आपने जो भी नॉलेज गेन किया उसका क्या है। तो ऐसे वर्ड कभी यूज कर सकते हैं कि पढ़ा लिखा अनपढ़ किसके अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो वो एक्सियोलॉजी के अंतर्गत आएगा आपका, क्योंकि वहां पे वैल्यूज को हम लोग चेक करते हैं वहां की। ठीक, तो यहाँ पे इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज के लिए, हाँ बोलिए सर। ये जो कोट आपने बोला ये तो हमारा एपिस्टेमोलॉजी में आ सकता है ना, क्योंकि एक्सियोलॉजी में जब जाएगा तो वो तो पूर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हमने बोला कि पढ़ा लिखा अनपढ़ ना। अब ये बताओ, पढ़ा लिखा अनपढ़ का मतलब हुआ कि उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया, ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो अपने घर में किसी सही तरीके से बात नहीं करता। कोई बड़ा, कोई मान लो जिसको कम नॉलेज हो, उससे कम नॉलेज, उसका हमेशा वो धुतकारता रहे, उसकी बेइज्जती करता रहे, तो ये तो उसके वैल्यू में आ गई ना कि तुम्हारी कैसी नैतिकता है, तुम्हारा कैसा आचरण है। ठीक है, तो तुम इतना ज्ञान पाने के बावजूद भी ऐसा बिहेवियर कर रहे हो, तो इसका मतलब कि उसने एपिस्टेमोलॉजी जो पाई है ना, उसमें कहीं ना कहीं गलत तरीके से पाई है। कुल मिलाकर उसका निचोड़ जब वैल्यू देखते हैं तो वैल्यू के अंतर्गत आता है कि उसने वैल्यू, कैसी वैल्यू प्राप्त करी है, अच्छा मिला है उसको कि बुरा मिला है। ठीक है, सरवाइव करने के लिए लाइफ को, तो ये एक्सियोलॉजी में जाएगा, ना कि एपिस्टेमोलॉजी में जाएगा। ठीक, तो ये इंटेलेक्चुअल के बारे में आ गया। क्लियर है? बताओ। यस सर, एक चीज और बता दीजिए सर। आपने करिकुलम में बताया था कि कोई 4, जैसे भाषा, साहित्य, नैतिकता, और सर एक क्या बोला था? भाषा है, साहित्य है, नैतिकता है, जो इन्होंने इतिहास के बारे में बोला है, भूगोल के बारे में भी जानने के लिए बोला है, इन्होंने संगीत, कला, इन सब चीजों के बारे में बोला है। सर ये तो प्लूटो ने, आपने कोई 4 चीजें पहले बताई थी, भाषा, साहित्य, नैतिकता, और एक और था कुछ, धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र, साहित्य, थियोलॉजी, जिसको हम लोग लैंग्वेज, लिटरेचर, थियोलॉजी एंड एथिक्स बोलते हैं। भाषा, साहित्य, धर्मशास्त्र और नैतिकता। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन, सहजी क्वेश्चन एक पूछा जाएगा, अगर पूछ सकते हैं तो, कि
पाठ्यक्रम को किसने दो भागों में डिवाइड किया। ठीक है, तो नाम याद रखिएगा, पाठ्यक्रम को लिखेंगे टू टाइप्स। टू टाइप्स की बात जो करी है वो नन ने करी है। किसने? नन ने। बता रहे थे वो कंप्लीट कर लीजिए। ठीक, नन ने करी है। ठीक है, नन ने पहले क्या बोला, पहला एक फर्स्ट कैटेगरी बोले और सेकंड कैटेगरी, दो कैटेगरी में डाला है। एक पहला डालते हैं फर्स्ट कैटेगरी में और दूसरा सेकंड कैटेगरी में डालते हैं नन ने। ठीक है, तो दो कैटेगरी में जब डिवाइड करता है तो ये इन्होंने बोला है फिजियोलॉजी बोला है और सोशियोलॉजी बोला है। क्या बोला? फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी और सोशियोलॉजी बोला है। ठीक है, फिजियोलॉजी सोशियोलॉजी बोला है और इसमें बोला है एथिक्स एंड रिलीजियन बोला है। क्या बोला है? फिजियोलॉजी सोशियोलॉजी और एथिक्स। एथिक्स के बाद और क्या बोला है? रिलीजियन बोला है। रिलीजन बोला है। फिर सेकंड वाले में क्या बोला है? सेकंड वाले में इन्होंने लिटरेचर बोला है। ठीक है, लिटरेचर बोला है। लिटरेचर के बाद फिर इन्होंने आर्ट बोला है। ठीक है, आर्ट में इन्होंने म्यूजिक बोला है। ठीक है, म्यूजिक के साथ इन्होंने हिस्ट्री एंड मैथ्स बोला है। हिस्ट्री एंड मैथ्स बोला है। ठीक, हिस्ट्री एंड मैथ्स बोला है। तो ये इन दोनों के क्लियर है, इतनी चीजें हैं आपकी कि इन्होंने नन ने दो टाइप्स बांटे हैं, दो प्रकार माने पाठ्यक्रम के, जिसमें एक फिजियोलॉजी है, आपका सोशियोलॉजी है, इथिक्स है और रिलीजियन है, और सेकंड में लिटरेचर है, आर्ट है, म्यूजिक है, हिस्ट्री और मैथ्स है आपकी। क्लियर? इतनी चीजें हैं यहाँ पर आपकी। ठीक है, इन्होंने टीचिंग मेथड का जो प्रयोग किया था, तो सुकरात ने छात्रों के वाद विवाद और भाषण और प्रश्न उत्तर मॉडल के द्वारा प्रदान करने वाले ज्ञान के बारे में सबसे पहले सुकरात का आता है ना हम लोग, भाषा या वाद विवाद प्रश्न उत्तर या सब। तो इसमें ये कहा गया, इसमें कहा गया कि वह किसी भी स्थान पर खड़े होकर छात्रों को इकट्ठा करते थे और प्रश्न पूछते थे। प्रश्न पूछने के साथ साथ युवा उनके बारे में सोचते थे और जब उत्तर देते थे फिर वह उन पर विचार, अपने विचारों से चीजें करते थे। फिर क्या आता है? डायलिस्टिक मेथड। तो डायलिस्टिक मेथड सुकरात के शिष्य जो थे प्लेटो ने प्रश्न और उत्तर पद्धति के आधार पर संवाद विधि का विकसित किया था। मतलब डिसिप्लिन ऑफ सुकरात प्लेटो डेवलप डायलॉग। ठीक है, डायलॉग मेथड ऑन द बेसिस ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर मेथड। मतलब डायलॉग मेथड का प्रयोग कैसे करते थे? संवाद विधि का प्रयोग प्रश्नोत्तर विधि से। ठीक, तो यहाँ पर ये दो चीजें आ गई, तो आपको मिल गया ना, दो पॉइंट मिल गए यहाँ पर आपको। ठीक है सर, पीजीटी में ऐसे भी पूछता है ना कि मतलब प्रश्नावली विधि किसकी है और हाँ। उत्तर विधि कैसी है, संवाद विधि कैसी है, हाँ, किसकी है, मतलब क्या किसकी है बताया तो अभी। ऐसे वो नहीं, मतलब बहुत सारे चलो है ना, अच्छा, ये जितने मेथड्स होते हैं सब मेथड को हम एक जगह कंप्लीट करके और आपको प्रोवाइड कर देंगे ना, कि जिससे कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपका। ठीक, तो ये रहा आपका। यहाँ पर जितने भी थी आदर्शवाद से रिलेटेड हम लोगों ने बातें कर ली। अब इन्होंने पढ़ने के तरीके, इन्होंने निर्देशन विधि का प्रयोग किया है। ठीक, इंस्ट्रक्शंस मेथड का विधि प्रयोग किया है। इन्होंने लॉजिकल मेथड का भी प्रयोग किया। लॉजिकल मेथड को किसने दिया है? हेगल ने दिया है। ठीक है, यहाँ पर याद रखेंगे हेगल ने ही लॉजिकल मेथड को दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी चीजें हम लोग को मिलेंगी हम सब चीजें वहां पर डिस्कस कर लेंगे आपस में। फिर इन्होंने खेल विधि को बताया कि नहीं बताया है? गेम्स विधि को भी माना, लेकिन ज्यादा प्रयोग है ये इन्होंने खेल विधि को माना है, इसीलिए इसमें फ्रोबेल का नाम सबसे ज्यादा आता है। कह रहे कि गेम्स मेथड का जो प्रयोग किया है, दिस मेथड डेवलप बाय फ्रोबेल। ठीक है, खेल विधि का जो प्रतिपादन या इसका विकास किसने किया है, तो फ्रोबेल का नाम आता है। डिसिप्लिन इसमें पूछते हैं, तो इन्होंने बोला है किसी भी बालक के अंदर आंतरिक अनुशासन होना चाहिए। आंतरिक अनुशासन पर इन्होंने जोर दिया है। ठीक है, और शिक्षक इसमें कैसा? शिक्षक को इन्होंने सर्वोच्च देवतुल्य माना है, ईश्वर के समान माना है। ठीक है, स्पिरिचुअल गाइड रोल के रूप में माना है।
ठीक है। सर किसने यही आदर्शवाद में, आइडियलिज्म में। ठीक, तो ये सब चीजें आपके अंदर थी जो कि आदर्शवाद यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। अब शाम को हम लोग यथार्थवाद सर रिलीजन लास्ट पढ़ेंगे लाइन हम बोल लोग। दीजिए हाँ बोले, अब सर। बोले बोले। सर इनके मेथड में कौन कौन से मेथड थे? मेथड में इनमें मतलब जो इनके टीचिंग मेथड्स थे, प्ले वे बताया आपने सर, मतलब कई सारे थे क्या मेथड? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है। सबसे पहले इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड था इनके अंदर, जिसमें इन्होंने डिडक्टिव मेथड को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। ठीक है, फिर इन्होंने और भी चीजें दी जिसमें इन्होंने दिया है। हाँ, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड की जब बात करेंगे तो अरस्तु ने सबसे पहले किसको दिया था? क्या सर? अरस्तु ने जो है इंडक्टिव डिडक्टिव दोनों की बात करी थी, लेकिन इसमें जो बात करी गई है या आपसे पूछा है कि आदर्शवाद में किस तरीके के ज्ञान के मेथड को प्रयोग करते हैं, तो वो डिडक्टिव मेथड को हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक, डिडक्टिव मेथड को हम लोग प्रयोग करते हैं, प्लेवे मेथड का हम प्रयोग करते हैं। इसमें वो रटंत विद्या का प्रयोग भी करते हैं, यहाँ पे रटने वाली चीजों के बारे में भी इन्होंने बताया है। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में यहाँ पर बताया है। शिक्षण विधियों में एक बेकन का नाम आता है, वो किस लिए आता है? क्या? हीगल लॉजिक मेथड। बेकन का नाम किस लिए आता है? बेकन किसका? थिंकर का नाम? नहीं सर, आगमन निगमन विधि में एक लोग और नाम आता है, कभी कभी बेकन और अरस्तु का नाम आता है। एरिस्टोटल। नहीं, बेकन और अरस्तु का ही नाम आता है। शुरुआत में अरस्तु ने दिया था, लेकिन वर्तमान समय में हम लोग बेकन को मानते हैं ना। सबसे पहले बेकन का कौन सा माना जाएगा? अरस्तु को आगमन विधि का, जबकि बेकन को निगमन विधि का हम लोग मानते हैं। अब मिलता है पढ़ने को। अगर ये दोनों दे दे तो हम क्या करें? अगर दोनों दे दे सर तो सर हम यही कह रहे थे कि सारे मेथड 3 विधियां बताई गई हैं। चलो अच्छा, रुको, कुछ चीजें मिली हैं, वो चीजें लिख भी लो। अगर ऐसा है तो लिख लो, चलो हम उसको लिखवा देते हैं। सर खाली 3 विधियां बताई गई, मैं क्या टीचिंग मेथड की, एक प्लेवे, एक इंडक्टिव, एक डिडक्टिव। चलिए सब अभी लिखवा देते हैं। चलिए रुकिए, सब लोग लिख लीजिएगा। की तर्क तो बोले हैं। चलो कोई नहीं सर। हाँ, आदर्शवाद में जो मतलब टीचिंग मेथड था वो चाइल्ड सेंटर था या टीचर सेंटर? टीचर सेंटर। ठीक है, सबसे पहले नाम आता है सुकरात का। ठीक, सुकरात ने कौन सी विधि दी थी? तो सुकरात ने प्रश्नोत्तर विधि दी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वेश्चनायर विधि, क्वेश्चनायर टेक्निक। ठीक, क्वेश्चनायर मेथड होता है, क्वेश्चनिंग या क्वेश्चनायर मेथड। क्वेश्चनिंग होती है, क्वेश्चन प्रश्नोत्तर विधि होती है आपकी। फिर आपका आता है सुकरात का प्लेटो आते हैं। प्लेटो ने कौन सा दिया था? तो प्लेटो का हम लिखेंगे डायलेक्टिक मेथड। डायलॉग वाला, हाँ डायलेक्टिक, जो डायलॉग वाला होता है। ठीक, डायलेक्टिक मेथड। ठीक है, डायलेक्टिक मेथड। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट आपने पूछा है अरस्तु का। ठीक, अरस्तु का कौन सा होगा? किसी को पता है अरस्तु का कौन सा होगा? अरस्तु तो एरिस्टोटल, आगमन और निगमन दोनों मिलाएंगे तब बनेगा ना। हाँ, आगमन और इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड। मनोज जी, एक बुक में मैंने देखा ना, ये डायलेक्टिक मेथड को साम्यवाद विधि लिखा है। साम्यवाद विधि भी लिखा है। आगमन विधि को ना? नहीं डायलेक्टिक प्लेटो का जो डायलेक्टिक मेथड है, संवाद है, संवाद है ये। संवाद है और इसमें साम्यवाद भी लिखा हुआ है। देखेंगे इसमें। ठीक है, तो ये हो गया आगमन विधि, जिसको हम लोग इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड बोलते हैं। फिर क्या आता है? हीगल। इनकी तर्क विधि है, लॉजिकल क्या है? तर्क विधि, जिसको लॉजिकल मेथड बोलते हैं। लॉजिकल एक हर्बर्ट की निर्देशन विधि भी आती है, मेथड हो गया। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हर्बर्ट की, जैसा इन्होंने बोला हर्बर्ट की निर्देशन विधि।
जी जी, इंस्ट्रक्शन मेथड हाँ, ये कभी हर कभी होता ब्रांड है, की इंस्ट्रक्शन हम लोग मेथड दे देगा, निर्देशन आपको विधि नाम होती है नहीं जिसको समझना इंस्ट्रक्शन मेथड बोलते हैं। है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कभी जल्दी ऐसे अचानक में समझ नहीं आता किन्हीं का है। ठीक है, जिसको निर्देशन बोलते हैं। अच्छा, पेस्टोलॉजी का नाम भी आता है मनोज जी। हाँ, पेस्टोलॉजी का नाम भी अभ्यास, चलिए लिख देते हैं अगर बोला है तो आपने। पेस्टोलॉजी ना। हाँ, अभ्यास और पुनरावृत्ति विधि इनकी आती है। प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन मेथड। ठीक, पेस्टोलॉजी की हम लोग बोलेंगे प्रैक्टिस एंड रिपिटेशन। सर मतलब कोई एक विधि ही नहीं है जिस विधि से मन कर पढ़ा लो। यही तो कला है ना, जिसको बोलते हैं प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन। फिर हमारे दिमाग का दही कैसे बनेगा? बच्चे इतना अलग नहीं, अलग तरीके की आदर्श बाद में डिसिप्लिन रहो, ये करो वो करो, और पढ़ाएंगे किसी भी मेथड से। नहीं, थोड़ा थोड़ा माना गया, अधिकतर माना गया जो उस पे बात अलग है। तो सुकरात वाला ही होगा ना। ये वाला पीजीटी में बहुत पूछा पुनरावृत्ति, जाता ठीक है है, तो क्वेश्चन। ये है आपके इतने। ठीक है, एक नाम छूट रहा है, खेल और खेल द्वारा शिक्षण दी, तो खेल द्वारा किसका है? फ्रॉबेल। प्रोबेल। सर मारिया मांटेसनी नहीं है क्या इसमें? खेल वाला उनका मेथड जो है उसमें खेल इंक्लूड किया। ओरिजिन हुआ फ्रोबेल, विधि का ओरिजिन जो हुआ वो फ्रोबेल ने किया। हाँ, मारिया मार्टिसन ने अप्लाई किया अपने मतलब मेथड में। ठीक, प्लेवे मेथड है आपका। प्लेवे मेथड या प्लेवे इन एजुकेशन, प्लेवे इन एजुकेशन। ठीक, ये चीजें इतनी है, तो इतनी चीजें आपके सामने थी। क्लियर है? हेलो हेलो, जी सर। आई ना आवाज? हाँ सर, आवाज आ रही है। मेटाफिजिक्स ऑफ मोरल। ठीक है, मेटाफिजिक्स ऑफ मोरल एक वर्ड है, कहाँ लिखते हैं? यहाँ पर लिख देते ना। सर एक कोई क्वेश्चन था, उद्देश्यों की विस्तृत व्याख्या करके सर, आदर्शवादी उसका आंसर था सर, मुझे याद नहीं आ रहा। पर सर इम्पोर्टेंट बहुत है वो, मतलब जनरली पूछा जाता है। चलिए बताइए, इसमें देखिए मेटाफिजिक्स ऑफ मोरल, ये वर्ड किसने बोला था? क्या है सर फिर से? मेटाफिजिक्स ऑफ मोरल। मोरल एजुकेशन की ज्यादातर बात करते हैं ये क्या नाम? प्लूटो करते हैं मॉरल एजुकेशन की बात सर। हाँ, सबसे तो पहले बहुत। प्लूटन बोल दिया क्या? और प्रोबेल भी तो बोलते हैं। नहीं, जो सबसे पहले शुरुआती में सर हाँ, बोला था कि जो सबसे पहले प्लूटो शुरुआत है तो प्लेट। वो कहते हैं नैतिकता, मतलब दो बताए थे, फिजिकल जगत और स्पिरिचुअल। तो इसको दिया स्पिरिचुअल है जगत को मानो इमैनुअल ये कांट ने। नैतिकता। कौन? कांट सर ने। झूठ में सब लोगों ने इतना बोल दिया। ठीक है, मेटाफिजिक्स ऑफ याद। मोरल, तो ये एक लाइन है जो इन्होंने मेटाफिजिक्स ऑफ मोरल कांट ने दिया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है। जी, ये किसको कहा मेटाफिजिक्स ऑफ मोरल? ये मेटाफिजिक्स ऑफ मोरल इन्होंने इसमें दिया है। इन्होंने दो प्रकार के मोरलिटी को माना है ना, इन्होंने एक व्यक्तिगत मूल्य माना है और एक नैतिक माना है। एक व्यक्तिगत माना है और एक नैतिक, दो चीजें मानी, इसलिए मेटाफिजिक्स ऑफ मोरल इसमें आता है पढ़ने को। पढ़ने को बहुत बड़ा है। और एक आएगा क्वेश्चन आपको, जीवन का पुष्प, क्या आएगा? 9 लिख लीजिए, जीवन का पुष्प। यहाँ पर जीवन का पुष्प, ये वर्ड किसने बोला है? जीवन का पुष्प। आदर्शवाद को जीवन का पुष्प बोला है। ठीक है, ये शॉपेनहावर ने बोला है। शोपेनहावर। हाँ, शॉपेनहावर
हार नहीं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही अजीबोगरीब बनते हैं कि जीवन का पुष्प, और दे दिया कि आपका विवेकानंद, स्वामी रविन्द्रनाथ टैगोर, और इसमें से शोपेनहावर का नाम भी दे दिया, तो वहां पे सब लोग किसको लिखेंगे? विवेकानंद के और किसी को मानेंगे, भारतीय दार्शनिक को, लेकिन जीवन का पुष्प शोपेनहावर ने बोला है। ठीक है, क्लियर है इतना? जी सर। जी जी सर एक चीज बता दीजिए, क्या? सर जो मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल है उसमें कांट ने एक तो व्यक्तिगत मॉरल माना और दूसरा कौन सा मॉरल माना है? एक व्यक्तिगत माना है और एक नैतिक माना है। एक व्यक्तिगत मॉरल, एक नैतिक मॉरल। हाँ, नैतिक। सर मॉरल का मतलब तो नैतिक ही होता है, तो सर नहीं समझ में आ रहा है। मॉरल्स होता है, मॉरल, मॉरल आ गया, मॉरल्स आ जाएगा, कहाँ पे गया ये? नहीं नहीं, कौन सर, ये पूछ रही हूँ कि कौन कौन से दो मॉरल माने हैं, एक व्यक्तिगत नैतिकता हाँ, और दूसरी कौन सी एक नैतिकता? व्यक्तिगत है, एक नैतिक है, दोनों अलग अलग ना। अच्छा सर। हाँ, एक व्यक्तिगत है, दूसरी नैतिक है, लेकिन ये पूछा जाता है कि ये सेंटेंस पूछ लिया जाता है, मेटाफिजिक्स ऑफ मोरल्स, बस। ठीक है, जी सर। ठीक है, क्लियर है इतना? तो यहाँ पर आपका पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। काफी नई चीजें हम लोगों को और आप लोगों को मिली होंगी किताबें पढ़ने से या और भी चीजें देखने से। ठीक है, तो अब शाम को हम लोग सर मिलते हैं कौन सी? यथार्थ वाद के साथ आप लोगों के साथ। ठीक है, चलिए, जी तब तक सर, शुभ पीजीटी रात्रि। के लिए कौन सी बुक पढ़ लें? कोई बुक कंप्लीट नहीं है, कई कोई बुक भी अपने आप में कंप्लीट नहीं है ना। जितना जहां से जो मिले पढ़ते सर, जाइए, आप जितना जितना हमको पढ़ाते मिलेगा हो हम उतने भी बताते सर हैं। उतना ही पढ़ लें। लेकिन जितना हम लोग पढ़े वो सारी एनटीए बुक्स का यूजीसी सर नेट के के लिए पास ही परफेक्ट है। निचोड़ है। बिल्कुल। एग्जैक्टली कुछ भी मत पढ़ो, सर का पढ़ लो तो उससे कल्याण हो जाता है। हाँ नहीं, वो कहीं भी है, कहीं से साथ पढ़ में लो। और भी चीजें आप लोग करते रहो ना, ताकि सब चीजें आप मिलकर एक साथ अच्छी बनेंगी। तो इतनी कंप्लीट है, अब चलते हैं, अब नेक्स्ट मिलते हैं शाम को हम लोग। ठीक है, सर शाम को कितने बजे? 9 बजे ना? 9 बजे। ठीक, जी सर। चलिए चलिए, सभी को गुड डे। जय थैंक यू हिंद सभी सर। को। गुड डे सर। सर जय हिंद सर। जय हिंद।